हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज है संडे और आज करने वाले हैं हम मात्र 10 मिनट में उस सब का रिवीजन जो हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सार्थक वर्णों के समूह को कहते हैं। सार्थक वर्णों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन 4 भागों में किया गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन के प्रयोग हो रहे हैं। तद्भव संस्कृत से उत्पन्न, जिसका संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, वह तद्भव शब्द। देशज जो देश में ही उत्पन्न हुए हैं, उनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, जैसे कि बस चल रही है, बस भीड़ से भरी हुई है, तभी एक आदमी बोलता है अरे बस तो खचाखच भरी हुई है। तो जो खचाखच शब्द है वह स्वयं देश में ही उत्पन्न हुआ है। विदेशज जो दूसरे देशों के जो शब्द हैं, अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, ये सभी। रचना के आधार पर शब्दों का विभाजन 3 भागों में किया गया, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ में इन जो शब्द हैं उनका विच्छेद नहीं किया जा सकता। यौगिक जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और दोनों का अर्थ होता है। योग रूढ़, इसमें क्या होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है लेकिन वह किसी एक ही शब्द की तरफ इशारा करता है, यानी वह रूढ़ हो गया है। तो योग रूढ़ में इन दोनों की विशेषताएं होती हैं। संज्ञा है, संज्ञा विकारी शब्द है। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी। उल्टा अर्थ का बोध कराने वाले शब्द, यानी जो शब्द उल्टा अर्थ का बोध कराएं, वह विलोम या विपरीतार्थी। समान अर्थ व्यक्त कराने वाले शब्द वो होते हैं पर्यायवाची या समानार्थी। जल शब्द से बने पर्यायवाची। जल शब्द से देखिए, बादल, बादल का पर्यायवाची है जलद। जल में द जोड़ दो तो बन गया जलद। समुद्र का पर्यायवाची, जल में ध जोड़ दो तो बन गया जलधि। कमल, कमल का देखते हैं, जल में ज जोड़ दो तो बन गया जलज। इस तरह से जल शब्द से बनने वाले पर्यायवाची हैं जलद, जलधि और जलज। जो बादल का जलद, समुद्र का जलधि और कमल का जलज। अब देखते हैं तत्सम शब्दों का विलोम होता है तत्सम, यानी तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम ही होगा और तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव ही होगा। जैसे रात का दिन, ये तद्भव है, और रात्रि का दिवस, ये तत्सम है। एक भाषा के 2 शब्द जुड़कर निर्माण करते हैं। एक भाषा के 2 शब्द जुड़कर निर्माण करते हैं, वो होते हैं यौगिक शब्द। जब 2 विभिन्न भाषाओं के शब्द जुड़कर निर्माण करें तो वह कहलाएंगे संकर शब्द। यौगिक शब्द जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, तो दोनों ही संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तो यह यौगिक शब्द है। वहीं अगर हम बात करें संकर शब्द की, तो रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का, इस तरह से रेलगाड़ी है संकर शब्द, जो कि 2 विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं। संज्ञा, संज्ञा का समानार्थी कह लीजिए, संज्ञा का पर्यायवाची कह लीजिए। संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा के कुल भेद, संज्ञा के कुल भेद हैं 5, संज्ञा के मूल भेद हैं 3। जो 2 संज्ञा के भेद हैं 3 के बाद, ये हैं अंग्रेजी के प्रभाव के कारण। समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये 2 भेद अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं। देखते हैं, एक व्यक्ति का बोध कराने वाला शब्द, एक व्यक्ति का बोध कराए, व्यक्तिवाचक। एक ही जाति का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द, जातिवाचक। गुण, दशा या अवस्था का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द, भाववाचक। एक ही जाति के समूह का बोध कराने वाला समुदायवाचक। देखिए, जहाँ एक ही जाति का बोध कराए, जैसे घोड़ा, घोड़ा में सभी घोड़े आ जाते हैं, ठीक है, तो ये जातिवाचक है, घोड़ा सभी अपनी ही जाति का बोध करा रहा है। लेकिन एक ही जाति के जहाँ समूह का बोध हो, वहाँ समुदायवाचक। जैसे सेना, ठीक है ना, सेना में क्या है, जितने भी सैनिक हैं वो सब आ रहे हैं। सेना एक से नहीं बनती, सेना बनती है कई सारे व्यक्तियों से मिलकर। ठोस, द्रव और गैस, इनका बोध कराने वाले संज्ञा शब्द कहलाते हैं द्रव्यवाचक। जिनको हम नाप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, वह द्रव्यवाचक शब्द हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी,
दूध, पानी, ये सभी। गोस्वामी शब्द, देखिए गोस्वामी शब्द क्या है, यह व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक। क्योंकि जो गोस्वामी शब्द है यह तुलसीदास जी के लिए रूढ़ हो गया है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक में आता है। वैसे तो ये अगर तुलसीदास जी से हटके देखा जाए तो ये गोस्वामी शब्द में जितने भी ये ब्राह्मण आते हैं उनके लिए ये जातिवाचक हो जाता है, लेकिन अगर गोस्वामी शब्द पूछा जाए तो ये रूढ़ हो चुका है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं पर्वतों की, ये सभी हैं, इनके साथ ये सभी हैं समुदायवाचक संज्ञा का निर्माण करने के लिए। पर्वतों की झुंड नहीं होता, पर्वतों की श्रृंखला। चोरों का झुंड, ये चोरों का झुंड नहीं, चोरों का गिरोह। क्या होगा, चोरों का गिरोह, चोरों का गिरोह होता है। जानवरों का झुंड होता है और व्यक्तियों की भीड़ होती है। ठीक, ये सभी समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? एक तो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। ठीक है, जातिवाचक से कैसे? बालक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें पन प्रत्यय लगाकर बन जाएगा बालकपन, तो ये बालकपन क्या है? भाववाचक। सर्वनाम से अपना सर्वनाम है, इसमें पन प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा अपनापन। विशेषण मीठा, मीठा क्या है? विशेषण। इसका हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा तो बन जाएगा मिठास। क्रिया है उड़ना, ठीक, उड़ना का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बन जाएगा उड़ान। लिंग वचन कारक हैं, लिंग वचन और कारक क्या हैं? संज्ञा के रूपांतर या संज्ञा की कोटियाँ। लिंग, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। जो स्त्रीत्व या पुरुषत्व का बोध कराते हैं वह लिंग कहलाते हैं। स्त्रीत्व या मादा जाति का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है स्त्रीलिंग। नगर शब्द, जो नगर शब्द है इसमें कौन सा लिंग है? इसमें पुल्लिंग है। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। भाषा, बोली, लिपि, अगर इनका नाम आता है जैसे अंग्रेजी, हिंदी, अवधी, बघेली, लिपि, लिपि में आते हैं जैसे ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन, तो ये इन सब का जो नाम है भाषा, बोली और लिपि का, ये स्त्रीलिंग होते हैं। महीने, दिन और ग्रह, पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं जिन्हें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग नहीं कर सकते। और कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इनको भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इनके आगे हम नर या मादा लगाकर इनको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कर सकते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द हैं हाथी, चीता, तोता, मच्छर। अगर हमें ये सब हैं पुल्लिंग शब्द, ठीक है, इनको अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो इनके आगे हम लगाएंगे मादा हाथी, मादा चीता, मादा तोता, मादा मच्छर। उसी तरह से ये हैं स्त्रीलिंग शब्द कोयल, मक्खी, चील। अगर हमें इन्हें पुल्लिंग बनाना है तो हम इनके आगे क्या लगाएंगे? नर कोयल, नर मक्खी, नर चील। ठीक, अब देखते हैं हम वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन, लेकिन हम व्यवहार में क्या प्रयोग करते हैं? वचन। एकत्व या अनेकत्व का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वचन। वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। अनेकत्व का बोध कराने वाला शब्द बहुवचन, और जहाँ एक का बोध कराया जाए वहाँ एक वचन। सम्मान सूचक शब्द में प्रयोग होता है, सम्मान सूचक शब्द में किसका प्रयोग होता है? बहुवचन का। जैसे पिताजी विद्यालय जा रहे हैं, तो पिताजी एक हैं, विद्यालय जा रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि सम्मान देने के लिए। आंसू प्राण दर्शन शब्द हैं, बहुवचन। मेरे आंसू आ रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते मेरा आंसू आ रहा है। उसके प्राण निकल गए, ऐसे नहीं बोलते कि उसका प्राण निकल गया, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये बहुवचन शब्द हैं। प्रत्येक और हरेक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। अनेक शब्द है, अनेक शब्द है बहुवचन है, इसका बहुवचन अनेकों नहीं कर सकते। अगर हम अनेकों कर देंगे तो यह अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अनेक शब्द बहुवचन है। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वह कारक।
कारक बोध के लिए प्रयोग होता है, कारक का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है कारक चिन्ह या विभक्ति। कारक के भेद, कितने भेद हैं कारक के? 8। कार्य करने वाले का बोध कराने वाले शब्द होते हैं कर्ता कारक, यानी जो कार्य करता है वह कौन होता है? कर्ता। जैसे मोहन ने पढ़ाई की, तो पढ़ने वाला कौन है? मोहन। तो मोहन क्या है? कर्ता। क्रिया का फल जिस पर पड़े वह है कर्म कारक, यानी कि मोहन ने सोहन को पढ़ाया, तो मोहन ने तो पढ़ाया तो मोहन करता है, लेकिन किसको पढ़ाया? फल किस पर पड़ा पढ़ने का? सोहन। तो सोहन क्या है? कर्म कारक। क्रिया के साधन का बोध कराने वाला, क्रिया किस साधन के द्वारा प्रयोग की हो रही है, जो क्रिया है वह किस साधन के द्वारा हो रही है, तो वह करण कारक। कुछ करने या कुछ देने का जहाँ बोध हो वह कहलाता है संप्रदान कारक। जैसे मैंने विद्यार्थियों को पुस्तकें दी, देने का बोध हो रहा है, तो यहाँ संप्रदान कारक। किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ अपादान कारक है। क्रिया का आधार सूचित कराने वाले शब्द, कि क्रिया का आधार क्या है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो मेज पर ये आधार है क्रिया का, तो यहाँ अधिकरण कारक। हे, अरे, ये किस कारक की विभक्ति हैं? संबोधन कारक। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? तो अरे ये क्या है? ये संबोधन कारक। किसी को संबोधित करना, किसी को चेतावनी देना संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। मोहन शिक्षक से डरता है, इसमें कारक कौन सा है? अपादान कारक, क्योंकि मोहन शिक्षक से डरकर अलग हो रहा है, तो जहाँ अलग होने का बोध होता है वहाँ अपादान कारक होता है। आज के लिए बस इतना ही। मंडे टू सैटरडे हमने जितना पढ़ाया था उन सब का हमने यहाँ शॉर्ट में रिवीजन करा दिया है, इनको आप देख लीजिएगा। अगर क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हों, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।